डियर स्टूडेंट्स, हम लोग किसान आंदोलन में एक क्लास कर चुके हैं, जिसमें पिछले क्लास में हम लोग भूमि की एक क्लास और कुछ 2-3 किसान आंदोलनों को देखा था। अब अपना सफर आगे बढ़ाते हैं और आज का जो पहला आंदोलन है कल के क्रम से चौथा, वो है हो एवं मुंडा विद्रोह। जहाँ तक हो एवं मुंडा विद्रोह का प्रश्न है, तो ये जनजाति जो थी वो सिंहभूम और छोटानागपुर के क्षेत्र में रहती थी। इनका विस्तार सिंहभूम और छोटानागपुर के क्षेत्र में था और इस क्षेत्र में इन जनजातियों ने 2 चरणों में विद्रोह किया। इसको हम लोग सुविधा के लिए प्रथम चरण और द्वितीय चरण बांट कर देखते हैं। प्रथम चरण और द्वितीय चरण। प्रथम चरण में जो विद्रोह हुआ था वो 1820-22 में, साथ ही साथ 1831 में हुआ था। और द्वितीय चरण में जो विद्रोह हुआ वो 1895 से लेकर करके 1900 ईस्वी तक। ठीक है। इस चरण में कंपनी की सेना के साथ संघर्ष हुआ और इसमें कोई नेतृत्व उभर करके नहीं आया। लेकिन जो द्वितीय चरण था वो काफी महत्वपूर्ण था। जो ये चरण था विद्रोह के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण था। महत्वपूर्ण इसलिए था कि इस द्वितीय चरण में नेतृत्व उभरा और इस नेतृत्व को हम लोग कहते हैं बिरसा मुंडा। क्या कहते हैं? बिरसा मुंडा। जहां तक बिरसा मुंडा का प्रश्न है, तो इनका जन्म 1874 ईस्वी में चालकंद नामक स्थान पर हुआ था। यह रांची के पास आज भी एक गांव है, तो उसी गांव में इनका जन्म हुआ था और इनका शिक्षा दीक्षा जो है ईसाई मिशनरीज में हुई। रांची में। और इनका विचार सिंगबोंगा की उपासना और प्लस सामाजिक सुधार था। इन्होंने 1895 में स्वयं को भगवान का दूत घोषित किया और उसके बाद
1899 में क्रिसमस के मौका पर अपनी सत्ता स्थापित कर दी, यानी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। परंतु ये कैद कर लिए गए। इनकी मृत्यु। तो देखिए, जो हो और मुंडा जो थी, ये जनजाति अलग अलग थी और छोटा नागपुर और सिंहभूम के क्षेत्र में रहती थी, लेकिन दोनों में समीपता अधिक था। यहाँ पर एक बात ध्यान देनी होगी कि जनजातियों के अंदर भी विभेद था, विचार के आधार पे, उपासना के आधार पे। और जिस तरीके से ये लोग बाहरी लोगों को दीकू कहते थे और अपने क्षेत्र में घुसने नहीं देते थे, तो उसी ढंग से विभिन्न जनजातियों के बीच भी जंगलों में भी अपना वर्चस्व था कि ये इनका क्षेत्र है, ये इनका क्षेत्र है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो हो और मुंडा जनजाति ये था कि दोनों साथ साथ रहते थे। तो इसलिए छोटा नागपुर और जो सिंहभूम का जिला था, सिंहभूम का मतलब, छोटा नागपुर का मतलब रख लीजिए रांची, और सिंहभूम का मतलब जमशेदपुर अभी के समय में। तो ये जो इलाका था, इन्हीं क्षेत्रों में हो और मुंडाओं का प्रभाव था। इन लोगों ने जो पुरानी व्यवस्था थी कि इनके मामले में हस्तक्षेप करना, इनके आंतरिक के मामले में हस्तक्षेप करना, जंगलों में जो इनका अधिकार था उस अधिकार पर प्रश्न लगाना, बाहरी लोगों को जंगल में भूमि दे देना, तो ये सारे जितने व्यवस्थाएं अंग्रेजों के द्वारा की गई थी, उन सभी के ये लोग विरोधी थे। कौन? हो और मुंडा। तो इन्होंने प्रारंभिक रूप से पहले चरण में जो विद्रोह किया वो काफी प्रभावशाली नहीं था। 1820, 21, 1831 का जो विद्रोह था वो कंपनी सेना के साथ संघर्ष किया और कोई नेतृत्व भर करके सामने नहीं आया। तो प्रथम चरण का विद्रोह उतना प्रभावशाली नहीं था जितना प्रभावशाली जो था द्वितीय चरण का था। द्वितीय चरण का जो विद्रोह होता है वो 1895 से लेकर करके 1900 ईस्वी तक। तो इसको विद्रोह नहीं बल्कि एक मुंडा क्रांति कहना ज्यादा उपयुक्त होगा। ठीक है? क्यों? इससे विद्रोह को ये जो द्वितीय चरण वाला था, इसको मुंडा क्रांति कहा जाए, मुंडा क्रांति कहा जाए तो ज्यादा उपयुक्त होगा, क्योंकि क्रांति एक व्यापक शब्द है। इसमें सिर्फ किसी सत्ता का विरोध ही नहीं शामिल होता है, बल्कि अपने अंदर की गलत चीजों को सुधारना या समाप्त करना भी शामिल होता है। तो इस तरीके से जो द्वितीय चरण में मुंडा विद्रोह हुआ, उसमें एक नेतृत्व भर करके सामने आता है। पहले वाले में नेतृत्व नहीं था, और नेतृत्व कौन है? तो बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा वास्तव में एक बटाई करने वाले किसान के घर में पैदा हुए। इनकी अपनी भूमि नहीं थी, दूसरे की भूमि लेकर इनके पिता ये इसलिए काफी संपन्न नहीं थे। और इनका जन्म 1874 ईस्वी में चालकन, जो रांची के निकट ही एक अलग जो है वो गांव है, पहले तो रांची में ही आता था, अब दूसरे सब डिवीजन में ये आता है। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि ईसाई मिशनरियों के यहाँ इनकी शिक्षा हुई। ईसाई मिशनरियों के यहाँ शिक्षित होने के बाद उनके व्यक्तित्व में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। आमतौर पे आदिवासी या निम्न वर्ग के लोग के विकास में सबसे बड़ी बाधाएं जो होती हैं वो उनका आचार व्यवहार होता है, उनकी सोच होती है। उनका थॉट ही इस ढंग का होता है कि वो डेवलपमेंट करने के तुल्य नहीं होता है, उसके अनुरूप नहीं होता है। तो बिरसा मुंडा के साथ पॉजिटिव पॉइंट ये हुआ कि जब ईसाई मिशनरियों के इन्होंने शिक्षा लेना शुरू किया, तब इन्हें विकास का वास्तविक मूल समझ में आया। अब वो मूल क्या समझ में आया? धार्मिक और सामाजिक दोनों क्षेत्रों में। धार्मिक क्षेत्रों में उन्होंने इस बात को महसूस किया कि हम लोग हर चीज को जो है पूजते हैं, ये गलत है। पहाड़ को पूजने लगे, जंगल को पूजने लगे, नदी को पूजने लगे। बल्कि इन्होंने इस बात की वकालत की कि जिसने इन चीजों को पैदा किया है उसकी उपासना होनी चाहिए। और एक प्रकार से इन्होंने एक ईश्वरवाद की उपासना की, और इनका ईश्वर का उन्होंने जो नाम दिया अपने लैंग्वेज में,
वो सिंह बोंगा था। यानी सिंह बोंगा एक प्रकार से एकेश्वरवाद का जो है प्रतीक है। तो धार्मिक क्षेत्र में तो इस विचार को जन्म दिया, और सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने जो विचार स्थापित किए वो पूरी तरीके से जो कुरीतियां थीं, जैसे आदिवासी लोग हड़िया पीते थे, हड़िया का मतलब हम लोग के यहाँ का शराब, ठीक है, या और भी बुरी बहुत सारी आदतें थी, जैसे जादू टोना में लोग पड़े रहते थे। तो इन सभी के विरुद्ध उन्होंने प्रचार किया। सामाजिक क्षेत्र में स्वच्छ जीवन जीने का, शिक्षित होने का, ये सब अधिकार प्राप्त करने का उन्होंने वकालत की। तो इस हिसाब से उन्होंने समाज के क्षेत्र में भी जो है बहुत कुछ किया। सिर्फ अंग्रेजों से लड़े ही नहीं, बल्कि लड़ने से पहले अपने अंदर जो वैचारिक गलतियां थी उनको सुधारा। इसीलिए हम कहते हैं कि ये क्रांति थी, एक विद्रोह नहीं था। क्योंकि मुंडा समाज में आमूल चूल परिवर्तन करने का प्रयास बिरसा मुंडा ने किया। टकराव उनका तब हुआ कि जब उन्होंने देखा कि इस सुधार करने के क्रम में जो ब्रिटिश सत्ता है वो सबसे बड़ी बाधा है, और उनके द्वारा जो स्थापित व्यवस्था है उस स्थापित व्यवस्था में रहते हुए कोई भी मुंडाओं में सुधार नहीं हो सकता है, क्योंकि दीकुओं का हस्तक्षेप लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में देखिए, पढ़ने के लिए पढ़ते हैं कि उन्होंने भगवान का दूत घोषित किया, कुछ अटपटा सा लगता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि जब आदमी सुकर्म करता है, कोई भी व्यक्ति हो, तो उसमें आध्यात्मिक चेतना चली आती है, एक स्पिरिचुअलिटी चली आती है। वही आध्यात्मिकता, वही स्पिरिचुअलिटी के आने को कहा यह कि हम में भगवान का रूप आ गया है। और इन्होंने स्वयं को जब भगवान का दूत घोषित किया तो इसे देखने के लिए लोग बहुत सारी बड़ी संख्या में आने लगे, और तब इसका लाभ उठा करके 1899 ईस्वी में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर 6000 लोगों के साथ मिलकर के, जिसमें तीर, धनुष, भाला ये सब था, अंग्रेजों के कंपनियों पर, फैक्ट्रियों पे, उसकी संस्थाओं पर आक्रमण कर दिया, और ये घोषणा की थी कि हम पर अंग्रेजों के बंदूक कोई असर ही नहीं करेगा। तो इस विश्वास के साथ सब जो है लड़ने के लिए चले गए, लेकिन अंग्रेजों के बंदूक असर किए ही लोग पर, लोग मारे गए, और बिरसा मुंडा भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। और वहीं हैजा के कारण, इनको हैजा हो गया था, 1900 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो 1900 ईस्वी में जैसे ही इनकी मृत्यु हुई तो बिरसा आंदोलन भी एक प्रकार से समाप्त हो गया। क्लियर? तो इसको किसान आंदोलन के अंतर्गत हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं कि ये जनजातीय किसान थे, ट्राइब्स थे। इनका भी जो मामला था अंग्रेजों के साथ, वो भूमि से जुड़ा हुआ मामला था। इनकी भूमियों को लेकर के दीपों को दिया जा रहा था। तो इस प्रकार से ये एक कृषक विद्रोह भी हुआ और साथ साथ जनजाति ट्राइब्स भी हुआ, आंदोलन भी हुआ। क्लियर? अब देखिए, अगला जो हम लोग टॉपिक लेने जा रहे हैं वह है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह देखिए, भागलपुर से राजमहल का एक इलाका था, ठीक है, भागलपुर से राजमहल का एक इलाका था, और ये जो इलाका था ये दामने कोह कहा जाता था। ठीक है, यहां जो था वो अधिकांशतः संथाली रहते थे।
और इन संथालियों में निम्न प्रकार का असंतोष पाया जाता था। इनका जो असंतोष था वो भूमि कर अधिकारियों के दुर्व्यवहार से परेशान थे, पहला चीज तो ये था। दूसरा, जमींदार और साहूकार से तरस थे। और दिगुओं के हस्तक्षेप से और ऐसे में 1856 में इन्होंने सिद्धू प्लस कान्हू प्लस भैरव प्लस चांद, इनके नेतृत्व में भगनी डी एक जगह है भागलपुर के पास, वहां 6000 लोगों जो आदिवासी थे में विद्रोह कर दिया। और यह विद्रोह कुछ दिनों तक चला, लेकिन 1855 में 1856 में सिद्धू पकड़ा गया और 1866 में कान्हू पकड़ा गया और दोनों को सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। जी, कि दूसरा फिर कोई ऐसा नहीं करे। ये छात्रों संथाल विद्रोह का पूरा विवरण है। अब पूरी बातें हैं जो आपको समझनी है। पहली बात है कि जो ये इलाका हम डिनोट कर रहे हैं, दामने कोह जो शब्द है, ये दामने कोह शब्द कैसे उभर करके सामने आया वो आपको जानना होगा। तो ये जो क्षेत्र था 1890 हो गया। नहीं, सॉरी 1900 तो वो इलाका में असल पहाड़िया लोग रहा करते थे और संथाल भी रहते थे। जो ये भागलपुर राजमहल का जो इलाका आप देख रहे हैं, इसमें दो जनजातियां थी। कौन कौन? पहाड़िया और संथाल। दोनों में डिफरेंस था। डिफरेंस ये था कि पहाड़िया जनजाति पूरी तरीके से जो जो एक अल्प विकसित जनजाति थी। ये उनके कल्चर पूरी तरीके से अनकल्चर्ड थे। और जो संथाल जनजाति थी वो अन्य जनजातियों की तुलना में थोड़ा विकसित थी।
वो विकसित नहीं थी पहाड़ियाँ, ये विकसित थे। इसका आधार क्या था? तो इसका आधार ये था कि वो हल से खेती नहीं करते थे, ये हल से खेती करते थे। ठीक है। और बजाते तौर पे इनके खेती का स्तर काफी उच्च था। तो इसीलिए अंग्रेज लोग जो है वो इनको प्रश्रय देते थे, क्योंकि अंग्रेजों को क्या चाहिए था कि अधिक से अधिक पर भूमि पर खेती करने वाला हमको मिले, ताकि अधिक से अधिक भू राजस्व प्राप्त हो। अगर सिर्फ उपजाओ खाओ और खत्म कर दो तो इससे तो भू राजस्व नहीं मिलेगा। तो ऐसी परिस्थिति में पहाड़िया लोग पूरी तरीके से बाहरी लोगों के प्रवेश के खिलाफ थे, और जो संथाल लोग थे उनको एक प्रकार से वो बाहरी मान करके चल रहे थे, क्योंकि उनके कल्चर, उनकी विचारधाराएं उनसे मिलती नहीं थी। ऐसे में अंग्रेजों ने फूट डलवा दी दोनों में, और समर्थन किसका कर दिया? संथालों का। तो पहाड़िया और दूरस्थ क्षेत्रों में पर्वतों के ऊपर चले गए, और जो पर्वत का निचला भाग था जो खेती के लिए ज्यादा उपयुक्त था, उसमें पूरे के पूरे संथाल बस गए। इसीलिए भागलपुर और राजमहल का जो पर्वतीय क्षेत्र का गिरिपाद खंड है, यानी पर्वत के नीचे का भाग जो है, उसी को दामने को कहा गया। को माने पहाड़ होता है, और दामन में पहाड़ का निचला भाग। और उस वक्त से जो है संथाली यहाँ मेजॉरिटी के साथ या बहुसंख्यक के रूप में रहने लगे। एक तो ये बात है, हम ये बताना इसलिए आपको चाह रहे थे कि ये भी बाद में चल के अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। यानी दामने को में स्थापित किया अंग्रेजों ने इनको अपने लिए, लेकिन ये जनजाति संस्कृति के खिलाफ था अंग्रेजों का शासन। तो अंग्रेज किसी का साथ अगर देते भी हैं तो वो साथ बहुत लंबे समय तक जनजातियों के साथ नहीं रह सकता है। वही यहाँ देखने को मिला। तो ये संथाली जिसको दामने को में अंग्रेजों ने स्थापित किया था, इसके अंदर भी असंतोष पनपने लगे। और अब असंतोष कैसे? तो पहला था कि भूमि कर अधिकारियों के दुर्व्यवहार। अंग्रेज खुद वहां भू राजस्व की वसूली नहीं करते थे। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस 1792 ईस्वी में जो बिहार, बंगाल और बनारस खंड का इलाका था, वहां अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। तो अस्थाई बंदोबस्त का अर्थ क्या था कि वहां जमीन का मालिक जमींदारों को मान लिया गया था। तो भू राजस्व अब कौन वसूल कर रहा था? जमींदार, अंग्रेजों के लिए। तो ये जो भूमि कर अधिकारी उनके होते थे, वो उसके साथ दुर्व्यवहार करते थे। पैसा न दिया मारपीट करना, या उनके स्त्रियों के साथ जो है वो अनैतिक रूप से काम करना। तो इससे वो काफ़ी जो है वो गुस्से में थे। जमींदार और साहूकार भी उनका एक्सप्लॉयटेशन करते थे पैसा दे करके। पैसा दे दिया तो अधिक ब्याज लेने लगे। अब इतना ब्याज के कभी वसूली नहीं हुआ। बाप भी मर गया तो बेटा को उसका ब्याज अदा करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से जमींदार और साहूकार से भी वो त्रस्त थे। और सबसे बड़ी बात कि बाहरी लोग का हस्तक्षेप वहां हो रहा था, जिसको वो लोग दीकू के नाम से जानते थे। तो इन सभी कारणों से संथाल कसमसाने लगे 54 में ही। और ऐसे में 55 में क्या हुआ कि भगनी डीह में 6000 लोग एकत्र हुए, और एकत्र होने के बाद उनको नेतृत्व मिला सिद्धू और कान्हू का। यही दो महत्वपूर्ण नेता थे। बाकी भैरव और चांद इनके भाई थे, और बहन भी थी झन्नो। ये सबों ने मिलकर विद्रोह किया, लेकिन असल लीडरशिप किसके पास थी? सिद्धू के पास और कान्हू के पास। और इन लोगों ने भगनी में एकत्र होकर के विद्रोह की घोषणा की। तो विद्रोह हुआ था कि उस इलाके में जितना सरकारी संपत्ति थी उन सभी को जला दिया गया, और बहुत व्यापक पैमाने पर विद्रोह हुआ। लेकिन ब्रिटिश शासन के पास जो सेना थी उसके सामने ये लोग टिक नहीं पाए। और 55 में सिद्धू पकड़ा गया। भागलपुर में आप जाइएगा तो बरारी एक घाट है, तो वहां पर एक अभी भी वो बरगद का पेड़ है, वो खत्म नहीं हुआ है। तो उसी बरगद के पेड़ पे इसको टांग दिया गया। झारखंड में साहेबगंज तक है सर। हाँ, ठीक है।
तो टाक दिया गया था और एक हफ्ते तक उसके लाश को छोड़ दिया गया था लटके हुए कि लोग उसको देख करके जो है वो सीख है कि आइंदा विद्रोह नहीं करें। और फिर इसका भाई 86 में पकड़ा गया तो इसको भी शारीरिक रूप से फांसी दे दी गई और इन फांसियों के बाद संथाल विद्रोह अस्थायी रूप से समाप्त हो गया। क्लियर। अब अगला जो है वह है नील आंदोलन। क्या है? नील आंदोलन। देखिए इसको, ये तो बहुत बार आप भी पढ़े होंगे, बहुत सारी बातें याद होंगी। तो हम एक क्रम को पूरा करने के लिए इस आंदोलन को पढ़ा रहे हैं। अगर आपको बहुत में से आप लोग को याद नहीं होगी तो इसको पूरी तरीके से याद कीजिए, इसलिए कि सब्जेक्टिव भी क्वेश्चंस आपको बीपीएससी में आ सकता है और ऑब्जेक्टिव में जितने एग्जाम देते हैं सभी में इस पर से प्रश्न कुछ न कुछ रहता ही है। विद्रोह में अभी तक जितना पढ़े उसमें अगर जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस अगर आ सकता है तो नील आंदोलन से। अब देखिए कि नील क्या है। तो नील वास्तव में एक प्राकृतिक उत्पाद है ना, एक कह लीजिए पादपीय उत्पाद है। और इसका प्रयोग किसमें होता है? तो कपड़ा उद्योग में। कपड़ा यहां पर एक राज की बात हम आपको बताना चाहते हैं कि आपने सुना है अक्सर इतिहास पढ़ने के क्रम में कि भारत ही विश्व को वस्त्र आपूर्तिकर्ता हमेशा से रहा है, प्राचीन काल से लेकर। और भारतीय वस्त्रों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमेशा उच्च मांग रहा है। ऐसा नहीं था कि वस्त्र दूसरा विश्व के दूसरे देश में नहीं बनते थे, लेकिन भारतीय वस्त्रों की मांग क्यों थी? तो भारतीय वस्त्रों की मांग के पीछे जो कारण था वो ये कि सूत का काटना, बुनना, फिर उससे कपड़ा तैयार करना, ये तो सब लोग करते थे। लेकिन उसके बाद उस कपड़े में कलंडरिंग और उसमें रंग चढ़ाना, जिससे उसमें आकर्षकता बढ़ जाती थी, ये सिर्फ भारत में होता था। और भारत में होने के पीछे कारण क्या था कि पूरे विश्व में कहीं नील की खेती होती थी तो वो था भारत, और एक क्षेत्र था इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में नील की खेती उस समय प्राचीन काल से नहीं होती थी। प्राचीन काल से नील खेती के लिए भारत की जाना था। और ये प्राकृतिक रूप से पादप था, एक पौधा था। हमारे यहाँ प्राचीन काल से जो बड़े बड़े गुफाओं में पेंटिंग हुआ है, तो पेंटिंग सभी के सभी प्राकृतिक रंगों से हुआ है। प्राकृतिक रंग क्या थे? तो फूल पत्तियों से निकाले गए रंग, और वो इतने आकर्षक होते थे, इतने टिकाऊ होते थे कि अजंता, एलोरा, भीमबेटका, ये सब गुफाओं में जो उस समय बनाए गए चित्र, उसके पेंट आज तक सुरक्षित है। ये बड़ा अद्भुतता है अपने आप में। तो क्यों? क्योंकि प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया। तो इस प्रकार से नील अनादि काल से ही हमारे देश में परिचित था और स्थानीय आधार पर कपड़े की क्लैंडरिंग में इसका इस्तेमाल होता था। अब देखिए इसमें परिवर्तन कब आता है? 1750 में। 1750 में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का आरंभ माना जाता है। औद्योगिक क्रांति का आरंभ का मतलब क्या कि अब ब्रिटेन में व्यापक पैमाने पे वस्त्र बनने लगे और आगे चल के ये वस्त्र मशीनों से बनाए जाने लगे। तो मशीनों से बनाए जाने के कारण उस समय जानकारी मिली कि यदि इनकी कैलेंडरिंग में नील का इस्तेमाल हुआ तो बड़े आकर्षक हो जाते हैं ये। तो एक तो मशीन से बनाया जाने लगा, दूसरा भारत से नील को जो है आयात किया जाने लगा और कपड़े के कैलेंडरिंग में उसका इस्तेमाल हुआ। इसका नतीजा ये हुआ कि जो 19वीं सेंचुरी से पूर्व भारत वस्त्र व्यापार पर पूरा अपना नियंत्रण स्थापित किए हुए था, उसको समाप्त करके उस पर नियंत्रण किसका स्थापित हो गया? ब्रिटेन का।
और इसके लिए कौन जिम्मेदार था? तो नील जिम्मेदार था। तो सारा नील, चूंकि जो ये नील की जो भौगोलिक परिस्थिति थी वो सिर्फ भारत में और इंडोनेशिया में उपस्थित थी, बाकी विश्व के किसी भी खत्ते में नहीं थी। तो अंग्रेजों के लिए मजबूरी था कि इसका आयात कहाँ से करते? वो भारत से। तो ऐसे में उन्होंने नील की खेती करने के लिए जहां जहां होता था उसको प्रश्रय दिया। मुख्य रूप से बंगाल में होता था। तो प्रश्रय देने के पीछे कॉज क्या था कि एक सिस्टम डेवलप किया उन्होंने जिसको बोलते थे दादनी प्रथा। ठीक है, ये उद्योग में नील के जो उद्योग है, ये नील का व्यापक पैमाने पे उत्पादन, थोड़ा सा लिख दें, व्यापक उत्पादन ब्रिटिश औद्योगिकरण, ब्रिटिश औद्योगिकरण का परिणाम था। ठीक था। और इसके लिए, व्यापक उत्पादन के लिए ब्रिटेन ने एक प्रथा चलाई जिसको बोलते हैं दादनी प्रथा। क्या बोलते हैं? दादनी प्रथा। इसको थोड़ा समझें। इतना तो क्लियर हो गया कि ब्रिटेन को अधिक नील की जरूरत थी, आवश्यकता थी। तो अब इसके लिए वो लोग, उन लोगों ने जिस प्रथा को अपनाया उसको दादनी प्रथा। दादनी प्रथा में क्या होता था कि अंग्रेज खुद नहीं गांव में जाते थे जहां नील की खेती होती थी, बल्कि वहां अपने गुमाश्ते भेजते थे। गुमाश्ता को इंग्लिश में कह सकते हैं आप एजेंट। और ये गुमाश्ता भारतीय होता था, ये अंग्रेज नहीं होता था। अब भारतीय गांव में भारत का कोई आदमी जाएगा तो लोगों को शक नहीं होगा किस नीति के तहत आया है। वहां जाके वो करता क्या था कि लोगों के आर्थिक स्थिति का अवलोकन करता था। किसके पास पैसे की कमी है, वो तोरा पैसा चाहो तो हाँ तो हम दे दियो। माने जो अभाव में है उस अभाव को समाप्त करने का प्रस्ताव रख रहे हैं तो आदमी इनकार कर सकता है? अब इतना घोर अभाव में है कि पैसा देख करके तो ऐसी थोड़ी देवो का बाबू, तो एकरा पर थोड़ा जो जमीन है ओकरा पर नील की खेती करना पड़ेगा। तो देख रहा है कि साहब जमीन तो मांग नहीं रहा है, पैसा पहले दे रहा है और नील की खेती जो है करने के लिए बोल रहा है, तो कर देंगे। दूसरा अनाज नहीं पैदा करके हम नील ही पैदा करेंगे ताकि हमारी गरीबी दूर होगी। लेकिन उसके अंदर के शोषण को वो नहीं समझ पाया किसान, और उसमें जो शर्तें लिखवाई वो शर्तें काफी विचित्र थी। और शर्तें क्या थी साहब कि बहुत कॉस्टली था वो नील, लेकिन उसके मूल्य किसानों को बहुत कम रखे गए। और सब के सब लाभांश किसने हड़प लिया? तो कंपनी के एजेंट ने। अच्छा, नील एक ऐसी फसल थी कि 1 वर्षीय थी। यहां अगर किसान चावल बोता तो 1 वर्ष में 3 चावल बोता। जिस क्षेत्र की बात होती बंगाल की, 3 नहीं तो 2 फसल तो जरूर लेता। लेकिन यहां नील की खेती 1 वर्षीय थी। और दूसरा इसका अवगुण नील की खेती का यह था कि जिस खेत में अगर 3 वर्षों तक बो दिया जाए तो यह बंजर हो जाता था, दूसरे फसल के लिए नहीं, यह नील के लिए उपयोगी नहीं था। तो इस तरीके से 3 साल किसी एग्रीमेंट कर लिया, उसका खेती चौपट हो गई। फिर इस दादनी प्रथा में उसने जो पैसा लिए थे वो पैसा का ब्याज इतना बढ़ गया कि एक दुष्चक्र में पड़ गया नील उत्पादन। तो ये था दादनी प्रथा का दुष्प्रभाव। बात समझ में आ रही है? अब इसके विरुद्ध, यानी नील उत्पादकों के शोषण के विरुद्ध, नील उत्पादकों के शोषण के विरुद्ध
नील किसान आंदोलित हुए, ठीक है। और इस आंदोलन के लिए एक घटना उत्तरदायी है, घटना उत्तरदायी है। वो घटना क्या है? कलारोवा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलारोवा के डीएम, हम डीएम डायरेक्ट लिख दे रहे, ठीक है, हेमचंद्राकर की सरकारी घोषणा, की सरकारी घोषणा। अब ऊपर में मैंने जितनी बातें बताई आपको कि उनका मन था आंदोलित होने का, किन कारणों से, जो कारण हमने बताया, लेकिन हो नहीं रहे थे। हुए कब? कि एक सरकारी आदेश के पढ़ने में थोड़ी सी गलती हो गई। कलारोवा का जो डीएम थे, कलारोवा बंगाल का एक जिला था, तो वहां के डीएम हेमचंद्राकर थे। उनको एक सरकारी आदेश पढ़ने में गलती हो गई और पढ़ दिया ये कि नील जो उत्पादन करने वाले लोग हैं, यानी अंग्रेज गुमाश्ते या अंग्रेज, वो नील के खेती करने वाले किसानों से जबरन खेती नहीं करा सकते हैं। जबकि ऑर्डर जो आया था कलकत्ता से वो ये कि करा सकते हैं। तो इसने नहीं उसको मान लिया, पढ़ने में चूक हुई और सारे थाना प्रभारियों को आदेश जारी दे दिया कि थाना प्रभारी ये सुनिश्चित करे कि कोई भी नील उत्पादक जबरदस्ती किसी किसान से नील का उत्पादन न कराए। ये एक अपराध है। हालांकि ऐसा तो कलकत्ता की काउंसिल ने ऑर्डर नहीं किया था। तो जब इसको वापस लिया गया तब तक आंदोलन तो हो चुका था और उसके बाद जितने नील के सरकारी कारखाने थे उन सभी को आंदोलनकारियों ने दबा दी, माने जला दिया, सरकारी ठिकानों पे हमले किए और अंत में ब्रिटिश शासन मजबूर हुई और उसने 1860 ईस्वी में, कितना में, 1860 में नील आयोग बनाया। और नील आयोग ने जो जांच की तो पाया कि ये नील का उत्पादन पूरी तरीके से शोषण और भ्रष्टाचार से लिप्त था। इसलिए जो है इसको बंद कर देना चाहिए और किसानों को पूरी अनुमति मिलनी चाहिए कि अपने जमीन पर जो चाहे वो खेती करे। तो इस तरीके से बंगाल का जो ये नील आंदोलन था वो एक सफल आंदोलन माना जा सकता है। इस आंदोलन को सफल बनाने में बुद्धिजीवियों ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे नील दर्पण नामक एक पुस्तक लिखी गई, इसमें नील के शोषण का पूरा हिंदू पट्रियार्ट के संपादक थे हरीश चंद्र मुखर्जी। इन्होंने अपने समाचार पत्रों के माध्यम से जो है इसका प्रचार किया और इस क्रम में कोई हिंदू मुसलमान का मुद्दा उभर करके नहीं आया सामने, बल्कि सारे किसान चाहे हिंदू या मुसलमान हुए मिल करके लड़े, जिसके वजह से ब्रिटिश शासन पर दबाव पड़ा और इस नील की खेती को करना बंद कर दिया। लेकिन अभी भी नील उपयोगी था अंग्रेजों के लिए, इसलिए नील उत्पादक कहाँ चले आए? तो बनारस और चंपारण। तो बनारस में सफल नहीं हुए लेकिन चंपारण में ये सफल हो गए। तो फिर गांधी जी के द्वारा आंदोलन किया गया तो वहाँ इसकी समाप्ति हुई। तो वो अगले चैप्टर में, मतलब इसी चैप्टर में अगला चंपारण सत्याग्रह है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे तो इसके बचे हुए खंड का और हम लोग अध्ययन कल के क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।